दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज हम फिर से बीते हफ्ते की बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आइए सबसे पहले इन खबरों पर एक नजर डाल लें। आज सबसे पहले जानेंगे कि रूस में हुए आम चुनाव में क्या हुआ और वहां की शासन प्रणाली कैसे काम करती है। इसके बाद आपको बताएंगे कि वेनेजुएला का आर्थिक संकट क्या है और वहां का राष्ट्रपति अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की गुहार क्यों लगा रहा है। और आखिर में बताएंगे कि बेल्जियम का प्रवासी संकट क्या है और वहां लोग भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात रूस की करते हैं। पिछले हफ्ते रूस में संसदीय चुनाव के लिए वोट डाले गए और इसके नतीजे भी सामने आ गए। चुनावी नतीजों के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। यूनाइटेड रशिया को कुल 324 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को करीब 50% वोट हासिल हुए हैं, जबकि पिछले चुनाव में 54% वोट मिले थे। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी को इस चुनाव में फायदा हासिल हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और इसे करीब 19% वोट मिले, जो पिछली बार के मुकाबले 8% ज्यादा है। दरअसल रूस के संसदीय चुनाव को लेकर लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग संसदीय चुनाव को ही राष्ट्रपति का चुनाव समझ बैठते हैं, जबकि दोनों चुनाव अलग अलग हैं। इसलिए आज आपको रूस के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे कि रूस का सिस्टम कैसे काम करता है, दोनों चुनाव किस तरह अलग हैं और असली पावर है किसके पास। जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, वैसे ही रूस में फेडरल असेंबली होती है, यानी रूस की संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। भारत की ही तरह यहाँ की असेंबली में भी 2 सदन होते हैं। ऊपरी सदन को फेडरेशन काउंसिल और निचले सदन को स्टेट डूमा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। फेडरेशन काउंसिल के सदस्यों की संख्या होती है 170। इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में होता है। दरअसल इनके हर फेडरल सब्जेक्ट्स ऑफ रशिया से 2-2 डेलीगेट्स फेडरेशन काउंसिल में भेजे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये फेडरल सब्जेक्ट्स क्या है। आप इसे राज्य की तरह समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश में हर राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे ये तय है। हालांकि हमारे यहाँ हर राज्य से राज्यसभा सांसदों की संख्या एक जैसी नहीं होती, लेकिन अमेरिका की तरह ही रूस में भी ऊपरी सदन में हर राज्य से समान संख्या में सांसद भेजे जाते हैं। यानी हर राज्य से 2-2 लोगों को फेडरेशन काउंसिल में भेजने वाला नियम अमेरिका से मिलता जुलता है। अमेरिका के ऊपरी सदन सीनेट में हर राज्य से 2-2 मेंबर भेजे जाते हैं। रूस में राज्यों की तादाद है 85, इसलिए फेडरेशन काउंसिल के सदस्यों की संख्या है 170। स्टेट डूमा के सदस्यों की संख्या 450 होती है। हर 5 साल बाद इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अभी जो संसदीय चुनाव हुआ था वह डूमा के लिए ही हुआ था। यहीं से तय होता है कि सरकार किस पार्टी की बनेगी। रूस का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन असली पावर राष्ट्रपति के पास ही होती है। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है तो इनका चुनाव भी डायरेक्ट वोटिंग के जरिए होता है, मतलब जनता सीधे तौर पर इन्हें वोट देकर चुनती है। इस मामले में रूस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा अलग है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए 2 चरणों में मतदान करवाया जाता है। पहले चरण में किसी उम्मीदवार को बहुमत हासिल नहीं होता है तो दूसरे चरण का मतदान होता है। अब ये बहुमत क्या है? दरअसल वहां नियम है कि राष्ट्रपति चुनाव में उसी उम्मीदवार की जीत मानी जाएगी जिसे 50% से ज्यादा वोट मिला हो। ऐसे में अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते तो दूसरे राउंड के लिए वोटिंग होती है। लेकिन इसमें नियम है कि पहले राउंड के 2 टॉप उम्मीदवारों को ही दूसरे राउंड के चुनाव के लिए मैदान में उतरने का मौका मिलता है। अगर इन 2 में से कोई एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेता है तो उस व्यक्ति को मौका मिलता है जो पहले राउंड में तीसरे पायदान पर आया था। हालांकि इसकी नौबत बहुत कम ही आती है कि दूसरे राउंड का चुनाव कराने की जरूरत पड़े। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ और नए सिरे से देश की राजनीतिक प्रणाली का आगाज हुआ, तब से सिर्फ 1996 में ही दूसरे फेज के चुनाव की जरूरत पड़ी थी। उस समय बोरिस येल्त्सिन थे राष्ट्रपति और उनके खिलाफ खड़े थे गेनाडी जुगानोव। दूसरे राउंड की वोटिंग में बोरिस येल्त्सिन जीत गए। रूसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 सालों का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 सालों का होता है।
होता है। हालांकि 2008 से पहले तक रूसी राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका की तरह ही 4 सालों का होता था, लेकिन संवैधानिक सुधार के नाम पर 2008 में इसकी मियाद बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। एक बात और जो दिलचस्प है वो ये कि अमेरिका की तरह ही रूस में भी कोई व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। फर्क ये है कि अमेरिका में 2 बार के बाद कोई राष्ट्रपति नहीं बनता, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है। 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति एक चुनाव को छोड़कर अगले चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। जैसे मौजूदा राष्ट्रपति पुतिन 2000 और 2004 के चुनाव में जीत दर्ज कर राष्ट्रपति बन गए, लेकिन 2008 के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश नहीं की, इसलिए वो 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए और फिर 2018 में भी। अगर पावर की बात की जाए तो राष्ट्रपति को रूस का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। प्रधानमंत्री इसके बाद आते हैं। हालांकि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। फेडरल काउंसिल का चेयरमैन तीसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की एक साथ गैर मौजूदगी में फेडरल काउंसिल का चेयरमैन ही कार्यकारी राष्ट्रपति की कमान संभालेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रूस में कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2020 में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने रूस की व्यवस्था ही बदल डाली। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन 2018 में राष्ट्रपति चुने गए थे और ये कार्यकाल था 6 सालों का, इसलिए 2024 तक वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहेंगे। लेकिन 2020 में रूस की संसद ने एक संवैधानिक संशोधन पर मुहर लगाया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन 12 साल और यानी 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे ज्यादा दिनों तक इस पद पर रहने वाले शख्स बन जाएंगे। हालांकि इसके लिए हमेशा ही राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना होती रही है। लोग पुतिन के इस कदम को आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के मंसूबे के तौर पर देख रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के लोगों ने पुतिन की इस महत्वाकांक्षा को तानाशाही करार दिया। इसकी वजह है कि पिछले 2 दशकों से पुतिन कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति के रूप में रूस की शीर्ष सत्ता में बने हुए हैं। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया था, तब वो रूस के प्रधानमंत्री थे। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पुतिन अपनी इच्छा से 2024 में पद छोड़ते हैं या आजीवन इस कुर्सी पर बने रहते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां एक कॉफी पीने के लिए वहां की 50,000 करेंसी चुकानी होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा देश जहां के रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए पहले अपने बैंक अकाउंट में रकम होने का सबूत देना होता है, ताकि डिजिटल पेमेंट के जरिए ही खाने का बिल दिया जा सके। ये हाल है कभी लैटिन अमेरिका का अमीर माना जाने वाला देश वेनेजुएला का, जहां की महामहंगाई ने दुनिया भर को अचंभित कर दिया है। इसी कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किसी जमाने में दुनिया के नक्शे पर यूगोस्लाविया नाम का एक देश हुआ करता था, लेकिन आंतरिक झगड़े के चलते वो हमेशा के लिए मिट गया। इससे पहले भी कई देश मिटे हैं और बने हैं, कभी सिविल वॉर के चलते तो कभी अर्थव्यवस्था की धार कुंद हो जाने से। ऐसा लगता है कि इस सदी में वेनेजुएला भी कुछ ऐसी ही कहानी दोहराने वाला है। कभी तेल के सहारे अकूत दौलत कमाने वाले वेनेजुएला के नागरिकों को अब 2 वक्त की रोटी भी मयसर नहीं हो रही। अब आप पूछेंगे कि मैं आज इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में सदस्य देशों के प्रमुख अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और इसी क्रम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी सभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की अपील की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले से ही बदहाल देश और बदहाली के कगार पर आ जाएगा। अब ये आर्थिक प्रतिबंध क्या है और वेनेजुएला पर अमेरिका ने ये प्रतिबंध क्यों लगाए? दरअसल इस सवाल का जवाब वेनेजुएला की बिगड़ती आर्थिक स्थिति में छिपा है और दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित है। इसकी राजधानी काराकस है जो उत्तरी भाग में है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तेल का अकूत खजाना है और इस मामले में यह सऊदी अरब जैसे देशों से भी अमीर है। यही वजह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर ही टिकी है। देश की 95% आमदनी तेल के निर्यात से ही होती है और ज्यादातर चीजों के लिए इस देश को
आयात करना होता है। 1999 में इसके एक राष्ट्रपति हुए, नाम था ह्यूगो शावेज। शावेज वेनेजुएला के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं। लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने सिस्टम में तमाम बदलाव किए, कुछ वैसा ही बदलाव जैसा मैंने आपको पहली कहानी में रूस के मामले में बताया था। उनके एजेंडे में दो अहम बातें थीं। पहला, उद्योगों का सरकारीकरण करना और दूसरा, निजी सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोलना। इस दौरान शावेज को जब भी जरूरत पड़ी खूब कर्ज लिया। उन्होंने नागरिकों पर हद से ज्यादा पैसे लुटाए। नौबत ये आ गई कि देश धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला गया और अर्थव्यवस्था को दीमक लगता चला गया। मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो शावेज के ही शागिर्द हैं। 2013 में शावेज की मौत के बाद सत्ता की कमान मादुरो के हाथों में आ गई, लेकिन विरासत में इन्हें भारी भरकम कर्ज मिला। उधर 2014 में तेल की कीमतें भी बेहद नीचे आ गईं। तेल सस्ता होने पर देश में गरीबी बढ़ती चली गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि वहां की करेंसी बोलीवर का कोई मोल नहीं रहा। लोग इसे कागज की रद्दी की तरह सड़कों पर फेंक रहे थे। ये समझिए कि लोग बोरियों के अंदर नोट भरकर लाते थे और थैली में सामान खरीद कर ले जाते थे। हालत इतनी खराब हो गई कि 2017 के अंत तक वेनेजुएला 14,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए के विदेशी कर्ज में डूब चुका था। निकोलस मादुरो ने अपनी मुद्रा बोलीवर का नाम बदलकर सॉवरेन बोलीवर कर दिया है, लेकिन इससे भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। लिहाजा आर्थिक मोर्चे पर फेल हो रहे मादुरो का राजनीतिक भविष्य भी चरमराने लगा। वहां मादुरो का खासा विरोध होने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए और मादुरो गो बैक की तख्ती के साथ राष्ट्रवादी नारे लगाने लगे। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे विपक्ष के नेता खुआन गोइदो, लेकिन जब नेशनल असेंबली चुनाव के नतीजे आए तब जीत का सेहरा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ही सिर बंधा। हालांकि विपक्ष ने वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाकर चुनाव के नतीजे को खारिज कर दिया। फिर क्या था? विपक्ष के नेता खुआन गोइदो ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब एक ही देश में दो अलग अलग लोग खुद को राष्ट्रपति बता रहे थे, लेकिन देश की सेना मादुरो के समर्थन में थी। मतलब कमजोर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक घमासान और सेना का सियासी इस्तेमाल सब एक दूसरे में गुथे हुए थे। संकट पेचीदा हो चुका था। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों ने इस पर आमने सामने आकर वेनेजुएला को नूरा कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। रूस, चीन और तुर्की जैसे देश मादुरो को अपना समर्थन दे रहे थे, जबकि अमेरिका समेत कई देशों ने मादुरो को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया और गोइदो को अपना समर्थन देने लगे। इन देशों में 7 दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे शामिल थे। इसके अलावा कनाडा ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया, जबकि यूरोपियन यूनियन स्वतंत्र चुनाव की अपील करती रही। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर गोइदो को मान्यता दी। नतीजा ये हुआ कि मादुरो ने अमेरिका के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए। मादुरो ने 72 घंटे के अंदर अमेरिकी राजदूत को कहा कि देश छोड़कर जाइए। लिहाजा अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उधर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वेनेजुएला में अगर लोकतंत्र पर खतरा आता है और स्वतंत्र चुनाव नहीं होते तो वो उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। लिहाजा यूरोपियन संघ ने भी प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला पर खास तौर से तेल से संबंधित प्रतिबंध ही लगाए गए, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वेनेजुएला ने भारत को रुपए से तेल खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन अमेरिका लगातार भारत पर वेनेजुएला से तेल न खरीदने का दबाव बनाता रहा। एक एक कर वेनेजुएला के तेल खरीदार दूर होते गए और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था डूबती चली गई। यही वजह है कि कल तक अमेरिका को आंख दिखाने वाले मादुरो अब प्रतिबंधों को हटाने की गुहार लगा रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करें। भारत समेत दुनिया भर में भूख हड़तालों के कई उदाहरण हैं। इन हड़तालों की खासियत है कि लोग भोजन से दूरी बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी भूख हड़ताल के बारे में सुना है जिसमें लोगों ने अपने मुंह को ही सिल लिया हो? एक ऐसी भूख हड़ताल जिसमें लगातार इमरजेंसी सेवाओं के सायरन की आवाज़ सुनाई देती हो, भूख से तड़प रहे लोगों की कमर झुक गई हो और वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हों। ये तस्वीर यूरोपीय देश बेल्जियम की है,
जहां दस्तावेजों के अभाव में वहां की सरकार प्रवासियों को कबूल नहीं कर रही है और जिसके चलते उन प्रवासियों ने दुनिया को झकझोर कर रख देने वाली भूख हड़ताल को अंजाम दिया है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसके उत्तर में नीदरलैंड्स, पूरब में जर्मनी, दक्षिण पूर्व में लग्जमबर्ग, दक्षिण पश्चिम में फ्रांस और उत्तर पश्चिम में नॉर्थ सी है। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, वही ब्रुसेल्स जहां यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे यूरोपीय देश पोलैंड ने रिफ्यूजीज के प्रवेश को रोकने के लिए अपनी सरहद पर सैनिकों की तैनाती की है। अब यूरोपीय देश बेल्जियम भी प्रवासी संकट से जूझ रहा है, लेकिन यहाँ उन प्रवासियों का मामला फंसा हुआ है जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। ये प्रवासी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि बेल्जियम की सरकार उन्हें औपचारिक मान्यता दे ताकि वे सुकून से रह सकें। हालांकि ये प्रवासी सालों से यहीं रह रहे हैं, लेकिन मान्यता के अभाव में किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे पा रहे। मगर बेल्जियम सरकार ने इन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो इन प्रवासियों की कुल तादाद करीब 1.5 लाख है जो अभी बेल्जियम में रह रहे हैं। अगर दस्तावेजों की बात करें तो ये मापदंड पर खरे नहीं उतरते। उधर बेल्जियम सरकार का मानना है कि बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है जिस पर 1 करोड़ 15 लाख आबादी का भार पहले से ही है। ऐसे में 1.5 लाख आबादी का अतिरिक्त भार वहां के संसाधनों पर और दबाव डालेगा। लिहाजा सरकार ने इन अवैध प्रवासियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सरकार के रुख को देखते हुए प्रवासियों ने एक हड़ताल समिति का गठन किया और वे बैठ गए भूख हड़ताल पर। इनकी तादाद करीब 500 थी। इन प्रवासियों ने हड़ताल का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो दुनिया भर के लिए एक प्रतीक बन गया। बेल्जियम की सरकार इस हड़ताल के चलते हिल गई। मुंह सिले हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने पानी पीने तक से इनकार कर दिया। वे राजधानी ब्रुसेल्स की कई जगहों पर हड़ताल कर रहे थे, जिनमें चर्च और यूनिवर्सिटीज भी शामिल थे। हालांकि ऐसी दर्दनाक भूख हड़ताल को देखते हुए बेल्जियम सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बात कर उनका समाधान निकालने का आश्वासन जरूर दिया है। 1994 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर वैश्विक समुदाय ने तय किया था कि जो प्रवासी किसी देश में शरण लेना चाहते हैं उन्हें उस देश द्वारा तय की गई जरूरी शर्तों को मानना होगा, वरना ऐसे प्रवासी गैर दस्तावेजी या अनियमित प्रवासी कहलाएंगे। फिर इन्हें किसी भी तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बेल्जियम सरकार इस नियम का क्या तोड़ निकालती है और इन प्रवासियों को राहत मिल पाती है या फिर नहीं। आइए अब आज की 3 खबरों पर आधारित सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, रूस संसद की चुनाव प्रणाली क्या है? वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन के दशकों तक सत्ता में बने रहने को आप किस तरह देखते हैं? विवेचना कीजिए। दूसरा सवाल, वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली के क्या कारण हैं? इस संकट से बाहर निकलने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? वर्णन कीजिए। और तीसरा सवाल, बेल्जियम में प्रवासी संकट के क्या कारण हैं? किसी देश में प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज संबंधी नियम स्पष्ट करें। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।